गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने केमिकल इक्वेशन का एक और लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। अभी तक हमने जो इन लेक्चर्स के अंदर जाना था वो बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशंस के बारे में जाना था, और साथ ही साथ में ये जाना था कि हम एक अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ जो अब हम आगे जाने वाले हैं वो हमारे पास ये है कि क्या हम एक केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या उससे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या हम एक ऐसी केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सके, कि बैलेंसिंग तक सीमित ना हो, उसके अलावा भी रेदर देन दिस हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन उससे मिल सके। जैसे कि जो सब्सटेंसेस यूज हो रही हैं उनकी स्टेट क्या है, रिएक्शन के दौरान उनमें हीट दी जा रही है या फिर वो हीट प्रोड्यूस कर रही हैं, साथ ही साथ वो कौन सी कंडीशंस हैं, व्हाट आर दिस कंडीशन इन विच दैट रिएक्शन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस। ये सारी बातें जो हैं वो हमें एक रिएक्शन वो बता सकती है अगर हम उसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएं by using some symbols and putting some terms on it। तो हम कैसे उसकी स्टेट, हीट चेंज हो रही नहीं हो रही है या कौन सी कंडीशन में वो हो रही है, इसे हम देखने जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम एक केमिकल इक्वेशन को एक मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन बनाना सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पहला कैसे, by indicating the physical state of reactants जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उनकी फिजिकल स्टेट दिखा करके हम एक केमिकल इक्विपमेंट में ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे हमारे पास स्टेट होती हैं, एक होती है सॉलिड स्टेट। हम सॉलिड स्टेट को एस से नोट करते हैं। दूसरी लिक्विड स्टेट, जो हमारी एल के नाम होती है। गैस स्टेट, इसे हम जी से दिखाते हैं। एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन को ए जी से नोट करते हैं।
जैसे कि हमने कोई इक्वेशन लिखी, जैसे इसमें हमारे पास था जिंक वो रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ और रिएक्ट करके वह जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है। जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन मेड इन वाटर। नॉन एक्वा सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि वाटर के अलावा किसी और में मिला करके बनाए जाते हैं, जिसमें हमारा सॉल्वेंट कुछ और होगा, और जिनमें हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है वो हमारा एक्वा सॉल्यूशन बोला जाता है। और जिसमें ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारा वाटर के अलावा कोई और सॉल्यूशन हो और सॉल्वेंट हो तो उसे हम नॉन एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो हमारी जिंक है, जिंक हमारी सॉलिड है, तो हम सॉलिड के लिए एस लगाते हैं। जो कॉपर सल्फेट है वो हमारा एक्वा सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पर एक क्यू लगाते हैं। जिंक सल्फेट, जिंक जो है वो हमारे पास एक क्यू है, कॉपर सॉलिड होता है तो वो एस, हम एस लगाते हैं। अगर हम इसे स्केलेटन सिस्टम में लिखें, जिंक हमारे पास बराबर होता है Zn सॉलिड स्टेट प्लस जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, कॉपर का Cu सल्फेट SO4, और ये एक्वा सॉल्यूशन है। इधर जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट और कॉपर एक्वा सॉल्यूशन है प्लस कॉपर डेट इज सॉलिड। इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। हमने इसकी स्टेट बता दिया था, कौन सा सब्सटेंस हमारी कौन सी स्टेट में है, ये भी हमें आइडिया लग रहा है। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और दोनों मिलकर के वाटर फॉर्म करते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो एक गैस होती है जी, ऑक्सीजन वह भी एक गैस होती है, लेकिन जो हमारा वाटर होता है वो हमारा लिक्विड होता है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो H2 गैस प्लस O2 गैस और H2O ये लिक्विड होता है, और यहाँ 2 और यहाँ 2 फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो हमने गैस गैस और लिक्विड की फॉर्म में से यहाँ पे दिखा दिया। नोट इट डाउन।
सेकंड हम करते हैं y indicating the heat change in a chemical reaction. कि हीट निकल रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये दिखा सकते हैं हम एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें, हमारे पास कार्बन है, कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, जो कि गैस है, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो खुद भी एक गैस है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। जब किसी हम जलाते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो हमने हीट को यहाँ पर लिखा। अगर हम सिंगल फॉर्म में लिखें, कार्बन हमारे पास सी एस प्लस ऑक्सीजन O2 गैस है, और दोनों ने मिलकर के CO2 एक गैस को ही फॉर्म किया, और इधर हीट प्रोड्यूस हुई है। तो हमने स्टेट भी दिखा दिए और हीट प्रोड्यूस हो रही है ये भी हमने एक केमिकल इक्वेशन में इंडिकेट किया। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लें कि जब हम मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड प्लस हीट प्रोड्यूस होते हैं। हमने मीथेन हमारा CH4 ये गैस है, ऑक्सीजन O2 ये हमारे पास गैस है, और यहाँ पर जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जो कि खुद एक गैस है प्लस H2O जो कि एक लिक्विड है, और प्लस हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, तो इसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। सभी से पहले बैलेंस करिए।
हो गई? हो गई क्या? कहाँ? हम्म तो हमने कैसे बैलेंस किया इसे? हमने यहाँ 2 लगा दिया प्लस 4 हाइड्रोजन और एक 2 हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को इंडिकेट करते हैं। नोट इट डाउन। Now, the type of chemical reaction. On the basis either heat produced or given to the system. कि सिस्टम को हीट दी जा रही है या फिर सिस्टम से हीट ली जा रही है, इस बेसिस पर हमारे रिएक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें से हीट इवॉल्व होती है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गोइंग टू बी इवॉल्व आउट या प्रोड्यूस होती है, ऐसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वहीं एंडोथर्मिक रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए हमें खुद से हीट देनी पड़ती है, तब वो जाकर के रिएक्शन होता है। ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो दोनों को भी देखते हैं। पहले हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, और या फिर हम कह सकते हैं ऐसे रिएक्शन in which heat is produced। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। सच रिएक्शन is said to be
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे अभी हमने वहां पर लिखा था कार्बन जब बर्न होता है तो वह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है गैस, और बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और प्लस उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसे प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं इफ द हीट इज produced then it written it is in product side। हम अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हम उस हीट को प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। That heat is going to be written in the product side। इसी प्रकार से अगर हम एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज का, जो कि होता है C6H12O6, जो कि एक्वा सॉल्यूशन है। हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जो गैस है उसे हम बर्न करते हैं, वो बर्न होता है, तो ऐसी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज गैस प्लस वाटर H2O दैट इज लिक्विड और प्लस हीट प्रोड्यूस होती है। साथ ही साथ हम यहाँ 6 और 6 इस तरीके से लिख देते हैं। तो बैलेंस 6 हाँ। इस तरीके से जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अभी हमने वो मीथेन वाला जो लिया था दैट इज CH4 दैट इज वी हैव गैस प्लस O2 ऑक्सीजन दैट इज गैस, और ये दोनों मिलकर के CO2 प्लस H2O प्लस हीट 2 and 2। तो ये सारे रिएक्शंस में हम देख पा रहे हैं कि हीट जो होती है तो प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम कह सकते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन in which
heat is absorbed. ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब की जाती है, इवॉल्व नहीं होती, हीट अब्जॉर्ब की जाती है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं, सच रिएक्शन कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। Such reaction is called endothermic reaction. ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। साथ ही साथ में अगर हम ये बताएं कि जो इसमें हीट दी जा रही है वो हम रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं। हीट गिवन टू द सिस्टम इज गोइंग टू रिटर्न इन द रिएक्टेंट साइड, क्योंकि हीट दी जा रही है, प्रोड्यूस नहीं हो रही है। जैसे हमारे पास एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं। नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है वो हमारे पास N है, दैट इज गैस है, N2 प्लस O2 गैस है, और यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO गैस। इस रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, तो हमें हीट देनी पड़ती है। तब जाकर के ये रिएक्शन होता है। जैसा हम देख रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए हमें सिस्टम को हीट देनी पड़ रही है। तो हमने हीट जो है रिएक्टेंट साइड में लिखी है। एक एग्जांपल ये हुआ। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 इन सॉल्ट फॉर्म, और हमने इसे हीट दी, और हीट देने से ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्ट फॉर्म और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दैट इज गैस, ये हमारे पास आता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं। तो ये भी हमारे पास एक एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम इसमें हीट दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इन एंडोथर्मिक रिएक्शन
work is done on the system, work is done on the system। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम पर वर्क किया जाता है। जो हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें वर्क किया जाता है सिस्टम पर दी जाती है, वहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट होती है वो ली जाती है या सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट होता है हमारा why indicating the conditions under which chemical reaction is going to be take place। हम थर्ड लेंगे by indicating the condition under which reaction is taking place। वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर वो रिएक्शन हो रही है। जैसे हम बात करें एग्जांपल के तौर पर फोटोसिंथेसिस की, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होते हैं उसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके की रिएक्शन में हमने कंडीशन बताई है कि उसमें सनलाइट और क्लोरोफिल जो थे हमने रखे जो कि उस रिएक्शन को कराने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा CO2 गैस, वाटर H2 हमारा लिक्विड, और यहाँ से सनलाइट प्लस अपॉन क्लोरोफिल और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12
O6 aqueous प्लस 6O2। तो इस रिएक्शन के अंदर जो हमारी सिस्टम है उसे सनलाइट हीट दी जा रही है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। और हमने इसमें कंडीशंस भी बताई हैं कि इन कंडीशंस में ये रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम कंडीशन बता दें तो हम रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं कि उसे कौन कौन सी सुटेबल कंडीशंस चाहिए टेक प्लेस होने के लिए। इसी प्रकार अगर हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा अगर एग्जाम्पल लें तो हम हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है प्लस ऑक्सी वाटर होता है उसे हम 300 एटॉमिक प्रेशर एंड 300 केल्विन और पर रख करके और जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड को रख के हम जब रिएक्शन टेक प्लेस कराते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिस कंपाउंड को हम बोलते हैं मिथेनॉल। दैट इज CH3OH। CH3OH दैट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल को बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन रहती है कि 300 एटॉमिक प्रेशर, 300 केल्विन, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को हम लेते हैं टेम्परेचर यहाँ सेल्सियस में होगा, सेल्सियस 300 सेल्सियस नॉट केल्विन, 300 सेल्सियस में यहाँ पर होगा। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास हुई, ये रिएक्शन जो है एक कंडीशन के अंदर हो रही है 300 एटॉमिक प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस, और ये जो कंपाउंड जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड जब हम रखते हैं तो रिएक्शन हमारी टेक प्लेस होती है। तो इस तरीके से कंडीशंस जो होती हैं वो हमें बताती हैं कि रिएक्शन किस प्रकार से टेक प्लेस होगी, और इन तरीकों से हम एक केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। नोट इट डाउन।